Hello everyone, welcome to Gyan Mimamsa YouTube channel. So today we will discuss important articles from Hindu and the Indian Express. So these are the important articles from today's newspaper. Let's begin. The first article is this: Vikram Sarabhai Medal for Annapurni Subramaniam. जो आप ये पर्सनालिटी देख रहे हैं, इज एस्ट्रोफिजिस्ट और इन्हें जो है एक मेडल मिला है। विक्रम भाई साराभाई मेडल जो है इन्हें मिला है। अब इंडिया में सिर्फ 4 पर्सनैलिटीज़ को ये मेडल मिला है, उनमें से ये जो मैम है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्हें ये मेडल मिला है। फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट है जिन्हें ये मेडल मिला है। इन्होंने रिसीव किया है कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल ऑफ 2026 और इससे पहले इन्हें मिलाकर इंडिया के पास अभी 4 मेडल्स है और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट है। ये याद रखेंगे, फर्स्ट है वुमेन साइंटिस्ट, इसे याद रखेंगे। और इंडिया में इससे पहले 3 और मेडल्स मिले हैं कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल। तो एक मिला है 1996 में, एक 2014 में और एक 2024 में। रिसेंट वाला अगर हम देखें, इससे रिसेंट 2026 से रिसेंट वाला जो है अनिल भारद्वाज जी को मिला है। अब ये जो अवार्ड देती है, इसकी अवार्डिंग बॉडी के बारे में अगर हम देखें तो वो कॉस्पर एंड इसरो ये जॉइंटली मिलके ये अवार्ड जो है वो देती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें ये याद रखना है कि 2026 में किन्हें मिला है और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट है। बस फैक्ट्स इतना याद रखेंगे। सेकेंड न्यूज इज, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज है, Kwal Lake becomes अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट रामसर साइट एंड इंडियाज रामसर साइट जो है 101 पहुंच चुके हैं। बट अरुणाचल प्रदेश का ये फर्स्ट साइट है, रामसर फर्स्ट साइट है जो रामसर साइट में देखा गया है। अब क्योंकि अरुणाचल में ये फर्स्ट है तो स्टेट के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है। इंडिया भी अब 101 रामसर साइट हमने देखने को मिली है। अगर हम ये लेक की बात करें तो ये कामला टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ईस्टर्न हिमालय, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ईस्टर्न हिमालय में सिचुएटेड है। आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में और कितने टाइगर रिजर्व है। अगर मैं आपको हिंट दूं तो 3 है, आप नेम मेंशन कर सकते हैं। एक तो कामला टाइगर रिजर्व है और 2 आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि 2 और कौन से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सीधा इसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है, व्हाई लैब ग्रोन डायमंड्स आर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू माइंडस्टोन। अब ये लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में ये आर्टिकल बता रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे, थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स का, कि किस तरीके से बनता है, क्या कंपोजिशन होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, हमें पता है कि नेचुरली डायमंड्स जो है वो मिलते हैं और अभी जो है लैब ग्रोन डायमंड्स की बात की गई है। तो क्या लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरली जो डायमंड मिलता है उसमें कोई डिफरेंशिएट है? नहीं, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। स्पेसिफिकली अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम, तो वो सेम है। तो नेचुरली एंड लैब ग्रोन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। बस नेचुरली में होता है कि वो माइनिंग के थ्रू हम देखते हैं कि हमारे पास आता है और लैब ग्रोन लैब में आर्टिफिशियली जनरेट होता है। ये डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। अब क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि हम नेचुरली यूज ना करते हुए लैब ग्रोन आर्टिफिशियल डायमंड की तरफ जाते हैं? इसमें माइनिंग के साथ या फिर जो नेचुरली हमें डायमंड्स मिलते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट, ये इन्फिनाइट सोर्स नहीं है, फाइनाइट है इसका सोर्स। इट मीन्स कभी ना कभी तो ये डायमंड्स जो है वो खत्म हो जाएंगे और हम देखते भी आ रहे हैं बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरली हमें चीजें मिलती है, वो धीरे धीरे कम होते हुए जा रहे हैं।
दूसरे इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, जो इसका हिडन कॉस्ट जो देखा गया है, वो हम देख सकते हैं कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और एनर्जी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो नेचुरली अगर हम ग्रो करते हैं, माइनिंग के थ्रू जो हम डायमंड्स निकालते हैं, उसमें वाटर भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यूज़ होता है, एनर्जी भी लार्ज अमाउंट में यूज़ होती है। इसके साथ-साथ ऑफ कोर्स अगर माइनिंग हो रही है, तो उसके साथ-साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है और फिर वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। सॉइल इरोजन देखते हैं, वाटर पॉल्यूशन देखते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो है नेचुरली जो डायमंड हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स हम देख पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई, डिस्प्लेसमेंट जो है लोगों का होता है, बट इसके साथ-साथ जो डायमंड अ, कंपनीज़ डायमंड माइन्स में जो काम करते हैं, स्पेसिफिकली जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें पिथौरा नाम की डिज़ीज़ भी हो रही है। तो सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँच रहा, जो ह्यूमन बीइंग है, उनको भी ये जो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, नुकसान पहुँच रहा है। अब इसी के साथ मान लीजिए क्योंकि डायमंड जो है, नेचुरली ग्रोन डायमंड जो है, इसकी सप्लाई बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। तो लोग इल्लीगल तरीके से भी जो है इसकी माइनिंग करते हैं। अब मान लीजिए कोई स्पेसिफिकली देखा जाए हमें कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ज्योग्राफिकल ओरिजिन क्या है डायमंड का, ये हम नहीं पता कर सकते। तो कॉन्फ्लिक्ट रीजन में ये देखा जा सकता है। इल्लीगल माइनिंग भी इसमें देखी जा सकती है। तो इन सबको दूर करने के लिए या फिर इन सारी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, क्योर करने के लिए लैब ग्रोन डायमंड की हमें ज़रूरत पड़ी है। अब लैब ग्रोन डायमंड की अगर हम बात करें तो 2 तरीके से ये बनते हैं। ये थोड़ा-सा हम याद रखेंगे, बहुत साइंटिफिक तरीके से हम इसे समझेंगे नहीं। बस 2 तरीके हैं जिससे लैब ग्रोन डायमंड जो है बनते हैं। एक है HPHT हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर प्रोसेस व्हिच मिमिक्स द कंडीशन अंडर व्हिच नेचुरल डायमंड्स फॉर्म इन अर्थ मेंटल। तो जिस तरीके से अर्थ के मेंटल में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दिया जाता है, लैब ग्रोन डायमंड में भी वैसे ही सिचुएशन को मिमिक करके लैब ग्रोन डायमंड बनाया जाता है। एंड सेकंड है CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन। इस प्रोसेस के थ्रू जो है लैब ग्रोन डायमंड बनाया जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है, इन दोनों प्रोसेस से लैब ग्रोन डायमंड बनाया जाता है। अब देखिए अगर ये हम टेबल देखें, अगर नेचुरली डायमंड देखें और लैब ग्रोन डायमंड देखें तो उसमें कॉस्ट का भी हमें जो है डिस्काउंट देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है लैब ग्रोन डायमंड में कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। नेचुरली और लैब ग्रोन में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉस्ट में भी हमें जो है अ, डिस्काउंट देखने को मिलता है लैब ग्रोन डायमंड में। जैसे अगर नेचुरली ये अराउंड 1 टू 7 लाख देखने को मिलेगा, तो लैब ग्रोन डायमंड्स हमें 80,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। वाटर कंजम्पशन भी जो है कम होता है लैब ग्रोन में, एनर्जी कंजम्पशन भी जो है कम देखने को मिलता है। तो इस ये एनवायरनमेंट के लिए भी जो है सफिशिएंट है या फिर एनवायरनमेंट को भी सेफगार्ड करने में हेल्प करेगा। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ये कॉस्ट भी इसकी कम है, तो ज़्यादा लोगों तक लैब ग्रोन डायमंड्स जो है वो पहुँच सकते हैं। इंडिया क्या कर रही है? इंडिया क्या क्या पर्सपेक्टिव है लैब ग्रोन डायमंड से रिलेटेड? अब हम ये देख लेते हैं। इंडिया भी क्योंकि अब सस्टेनेबल इकोनॉमिकल अ, चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, सस्टेनेबिलिटी जो है बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए यूनियन बजट 2023 एंड 2024 में कहा गया था कि लैब ग्रोन डायमंड जो है हम बनाएँगे और इस पे रिसर्च की जाएगी। इसमें कंट्रीब्यूशन किया जाएगा स्पेसिफिकली इन टेक्नोलॉजी में HPHT एंड CVD में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आने की कोशिश करेगी और इसी इनिशिएटिव को देखते हुए या ये इनिशिएटिव IIT मद्रास के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट करने की कोशिश
की है। इन सब चीज़ों पे भी रिसर्च होगा। सपोज़ डायमंड सीड पे रिसर्च होगा, लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने के लिए। देन मशीनरी कौन-सी यूज़ होगी, क्या टेक्नोलॉजिकली हमें चीज़ों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाएगी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होगा, ये सारी चीज़ों पे हम रिसर्च करेंगे। अब इन सारी चीज़ों से हमारा पैसा भी बचेगा, एनवायरनमेंट पे भी असर जो है कम होगा। तो हमारा जो कार्बन एमिशन है, जो हमारा कार्बन एमिशन है, वो भी कम होता हुआ दिखाई देगा। और जो हमारे रिन्यूएबल गोल्स हैं, नेशनल एसडीजीज़ गोल्स जो है वो भी हम फुलफिल कर पाएँगे और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जाते हुए दिखाएँगे। तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते रहने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत लार्ज अमाउंट में सारी चीज़ें करें, बट छोटे-छोटे अगर हम चेंजेस लेके आएँगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएँगे, तो भी हम अपना कार्बन एमिशन जो है वो धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। तो ये हम ये भी सोच सकते हैं कि सिर्फ़ इकोनॉमिकली हम अपने आप को बेनिफिट में नहीं रख रहे हैं, बल्कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी जा रहे हैं। और जिस तरीके से आज का पूरा एनवायरनमेंट है ग्लोबली या फिर नेशनली भी, तो हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये हमारी अब सिर्फ चॉइस नहीं बन गई है कि हमें इकोनॉमी के साथ-साथ सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देना है, ये हमारी चॉइस नहीं रही। अब इस टाइम पीरियड पे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी को साथ में लेके ग्रो करें, डेवलपमेंट करें। हमारे पास चॉइसेस नहीं है कि हम किसी एक चीज़ पर ध्यान दे सकें, क्योंकि हमें इकोनॉमी भी ग्रो करनी है और हमें सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देना है, हमें नेचर पे भी ध्यान देना है, हमें क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से भी रोकना है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हो सकता है लैब ग्रोन डायमंड के लिए। इवन हम ऐसे टॉपिक्स को अपने जीएस के पेपर में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ हम ये एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं किस तरीके से इंडिया जो है स्टेप्स ले रहा है एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने के लिए। तो ऐसे छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हम लिख सकते हैं अपने आंसर को थोड़ा स्ट्रक्चर देने के लिए। देन नेक्स्ट भी क्लाइमेट से ही रिलेटेड आर्टिकल है, लिस्टनिंग टू द रिवर्स लर्निंग फ्रॉम द फायर्स। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही ये आर्टिकल है। जैसे हमें पता है कि जो फ्लड्स असम में आए हैं, लैंडस्लाइड केरला में देखी गई है और कुछ टाइम पहले जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी हम फायर देखने को मिला है। तो ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है कि जो फ्लड आया है असम में, देन हम लैंडस्लाइड देखते हैं, रिसेंट टाइम में केरला में देख रहे हैं एंड अगर ग्लोबली भी हम बात करें तो यूरोप में भी हम फायर के एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही है, क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ रहा है, तो किस वजह से हो रहा है ये सारी चीज़ें? क्या सिर्फ़ नेचर की वजह से हो रहा है या फिर जो ह्यूमन है, उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी बन चुकी है, सारी ह्यूमन किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है और क्या इस डेवलपमेंट से नेचर सेफगार्ड हो रहा है या नहीं हो रहा? ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई है। तो ऑथर हमें समझाना चाहते हैं कि हमें डेवलपमेंट अगर करनी है तो हम रिस्क नहीं ले सकते नेचुरल वर्ल्ड से। हमें एक साइड तो डेवलपमेंट भी करनी है, बट हमें नेचुरल वर्ल्ड को पर भी ध्यान देना है कि नेचर को कैसे हम सेफगार्ड कर सकें। तो हमें जब फ्लड आ गया या फिर लैंडस्लाइड हो रही है, तब हमें ये सारी चीज़ें नहीं देखनी कि कब हम कौन-कौन से मेजरमेंट ले सकें। हमें पहले ही ये सारी चीज़ें देखनी है, जब हमें पता है स्पेसिफिकली अगर हम एग्ज़ाम्पल लें असम का। असम में सिचुएशन पहले भी आई है, पहले भी फ्लड्स आए हैं, तो वहाँ के लोग हैं, एनजीओ है, गवर्नेंस है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्हें ऐसे काम करने चाहिए, पहले से ये तैयारी करके रखनी चाहिए कि उस कंडीशन में या फिर वो डिज़ास्टर की तरफ ना जाए, पहले ही रिकवर करने की कोशिश करे। रिस्पॉन्स जो है वो आफ्टरवर्ड्स ना करे, पहले ही डिज़ास्टर से पहले ही मेजरमेंट लेके चले कि किस तरीके से एक सिचुएशन आ सकती है। अगर हम असम का एग्ज़ाम्पल लेंगे, तो असम में हमें पता है ब्रह्मपुत्र एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज़ है, ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज़ है। हमें पता है वो डायनामिक रिवर है, वो अपने चैनल्स रीशेप करती रहती है एंड सेडिमेंट भी डिपॉज़िट करती है।
ये तो काफ़ी टाइम से हमें पता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब फ्लड आ गया तब हम क्या मेजर लेंगे। सारी चीज़ें जो है हम फ्लड आने के बाद नहीं करेंगे, कोई डिज़ास्टर आने के बाद नहीं करेंगे। हमें ऐसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि हम डिज़ास्टर को बचा पाएँ या डिज़ास्टर होने से पहले हमें बहुत सारे जो मेजरमेंट्स हैं, वो लेके चलने चाहिए। अगर हम आजकल की सिचुएशन देंगे, स्पेसिफिकली अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, हम देखते हैं कि वार्मर एटमॉस्फेयर होता जा रहा है। वार्मर एटमॉस्फेयर से क्या हो रहा है? रेनफॉल भी इंटेंस हो रही है। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है। जिस वजह से लैंडस्लाइड बहुत बढ़ चुकी है, फ्लड्स बहुत बढ़ चुके हैं। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें डिज़ास्टर से पहले ही मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है। डिज़ास्टर से पहले ही मेजरमेंट लेंगे, ना कि कोई भी ऐसा रिस्पॉन्ड आफ्टरवर्ड्स करेंगे। बाद में हमें अगर हम करते हैं तो हम क्योर नहीं कर सकते। हमें डिज़ास्टर को मैनेज करना है, डिज़ास्टर आने से पहले ही। देन ऑथर कहता है कि बढ़ती अर्बनाइज़ेशन से भी प्रॉब्लम है। अर्बनाइज़ेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, रूरल पॉपुलेशन जो है, वो डिक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। देन माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ चुकी है, डिफ़ॉरेस्टेशन बहुत बढ़ चुका है, माइनिंग बढ़ चुकी है, डिफ़ॉरेस्टेशन बढ़ है। स्पेसिफिकली अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें, हिली एरियाज़ में अगर हम बात करें, चाहे वो ईस्टर्न हिमालय हो या फिर हिमालयाज़ हो, वहाँ पे भी रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ट अप करने के लिए टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रहे हैं बट हमें ये सारी चीजें मेजर करनी पड़ेगी कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो साथ ही साथ जो है हम नेचर को भी ध्यान में रखे और नेचर को भी साथ में लेके चलेंगे कि ऐसी जगह पर हमें कंस्ट्रक्शन लिमिटेड रखना है या फिर बहुत ज्यादा नहीं करना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा नहीं बनाना क्रिटिकल एरिया में हम इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए ये सारी चीजें देखेंगे फ्रजाइल एरिया में या फिर फ्रजाइल हिल्स जो है वहाँ पे हैबिटेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, टूरिज़्म भी बढ़ चुका है, लोग भी वहाँ पे जो है ज़्यादा बसते हुए हमें दिखाई दिए हैं। दूसरा हम देखेंगे कि 2 तरीके से चीज़ें हो रही है। एक जगह हम देखते हैं एक्सट्रीम हीट और दूसरी जगह हम देखते हैं कि अ, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, फ्लड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रॉट आते हुए दिखाई दे रहे हैं हीट की वजह से, हीट वेव्स देख रहे हैं हम। तो ये सारे रीज़न्स कहीं न कहीं ह्यूमन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम हमें ऐसी सिचुएशंस या फिर हमें ऐसे मेजरमेंट्स लेने चाहिए, जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट भी करें और हम अपने क्लाइमेट को भी सेव करके चल सकते हैं। तो ऑथर क्या सॉल्यूशन देते हैं इनका, इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो आज हम देख रहे हैं केरला की बात हो, असम की बात हो या फिर अभी हम यूरोप का एग्ज़ाम्पल देखें, तो ऑथर हमें सॉल्यूशन देके कि हमें साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है करनी चाहिए। साइंटिफिक एडवांसमेंट में हमें क्या-क्या करना चाहिए जैसे सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मॉनिटरिंग करनी चाहिए उस एरिया की किस तरीके से उस एरिया को जो है सेफगार्ड कर सके। अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए। कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो रूरल एरिया में हो, चाहे वो अर्बन एरिया में हो, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बन रहे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑथर बता रहे हैं। तो ऑथर आज के सिचुएशन से बोल रहे हैं कि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट क्लाइमेट की तरफ जो है धीरे-धीरे हम क्लाइमेट को और ज़्यादा वार्मर करते जा रहे हैं जिसकी वज़ह से फ्लड, लैंडस्लाइड और जो डिज़ास्टर है वो देखने को मिल रहे हैं। ऑथर का सजेशन है कि हम किसी भी डिज़ास्टर के आने के बाद उसके आफ्टरमैथ में सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए उस डिज़ास्टर आने से पहले हमें ऐसे मेजरमेंट्स लेने चाहिए जिससे ये डिज़ास्टर या तो खत्म हो सके या फिर
कम हो सके, इतना ज़्यादा डिज़ास्टर ही ना बने। अगर फ्लड आ रहा है, रेनफॉल हो रही है, तो हमें सिचुएशन पता है क्योंकि वहाँ पे रिवर वैसे है, डायनामिक रिवर है, तेज़ रिवर है, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो हमें उस तरीके के मेजरमेंट जो है लेने चाहिए। हमें पहले ही लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज देना चाहिए उस टाइम पीरियड में क्योंकि हमें पता है रिवर का फ्लो बहुत तेज़ होगा, लोग मर सकते हैं, लोग अपने घरों से दूर हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो खराब हो सकती है। तो ये सारे मेजरमेंट्स गवर्नमेंट को, एनजीओज़ को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को पहले ही लेने चाहिए। इम्पोर्टेंट आर्टिकल था क्लाइमेट के तरफ से, इसे भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज़ लोकसभा में एक बिल पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल। इट मीन्स एक बिल पास हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, नंबर ऑफ जजेस जो है उनको इंक्रीज करने का। जैसे अगर आप भी देखें सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस है, तो इस अमेंडमेंट में कहा गया है कि 38 जजेस होंगे इंक्लूडिंग सीजीआई। आप कमेंट डाउन करके बता सकते हैं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने नंबर थे जजेस के, सीजीआई को इंक्लूड करके कितने जो जजेस थे उनके नंबर कितने थे, आप बता सकते हैं कमेंट में। तो इस ये बिल जो है पास हो गया है और इसी के साथ साथ दो और बिल जो है पार्लियामेंट में देखे गए हैं, द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल। अब देखिए ये बिल है, इस पे बहुत ज़्यादा भी बात नहीं हुई होगी, तो अगर इस पे आगे बात होती है, तो इस पे आर्टिकल आएँगे, तो हम तब ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी ये बिल है, इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई होगी। बट ये याद रखेंगे और आप कमेंट में बता सकते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जजेस थे उस टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द प्रॉब्लम विद इंडियाज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्ट्रैटेजी। तो एफटीएस की बात करेंगे और एफटीएस में क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एफटीएस में प्रॉब्लम से पहले कि उसके बेनिफिट्स क्या है? एफटीएस में हमें क्या बेनिफिट होते हैं? बेनिफिट्स देख लेते हैं पहले एफटीएस से क्या-क्या बेनिफिट होते हैं। तो रिसेंटली अगर हम बात करें जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूके यूरोपियन यूनियन एंड रिसेंटली न्यूज़ीलैंड ने इंडिया के साथ एफटीए साइन किया है। तो एफटीए से क्या होता है? बेसिक अगर हम देखें, मान लीजिए इंडिया है, इसने एफटीए साइन किया है न्यूज़ीलैंड के साथ। अब इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि जो गुड्स है, उन पे जो टैरिफ लगेगा, वो बहुत कम लगेगा। जो टैरिफ लगेगा, वो बहुत कम लगेगा। तो और भी बेनिफिट्स हैं एफटीएस के, इसलिए इंडिया जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ एफटीए साइन किया है। फर्स्ट हम कह सकते हैं कि हमें मार्केट एक्सेस मिल जाता है। देन लोअर टैरिफ की बात तो हमने की ही अभी। उसके साथ-साथ जो हमारा एक्सपोर्ट है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि टैरिफ कम लगाए, हमारे गुड्स जो है वो दूसरी कंट्री में जाके ज़्यादा बिक सकते हैं, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है। अब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ से क्या होगा? इंडिया को क्या बेनिफिट होगा इससे? एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ होगी, अब मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ होगी, तो इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जॉब भी जनरेट होगी, जॉब में भी इंक्रीमेंट होगा। जब जॉब में इंक्रीमेंट होगा, तो ऑटोमैटिकली जो इंडिया का जीडीपी है, वो भी इंक्रीज़ होगा। तो टैरिफ कम लगने से, टैरिफ जो है लोअर होने से इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देती है। देन हम कह सकते हैं कि जो मार्केट एक्सेस है, लिख देते हैं मार्केट एक्सेस है टू ग्लोबल वैल्यू चेन। अब ये ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होता है? सपोज़ करिए कोई मटेरियल है, मान लीजिए एक फ़ोन है, हमें वो बनाना है। तो एक एक जो कंट्री है वो ही सारे फ़ोन्स के पार्ट नहीं बनाएगी, कोई मैन्युफैक्चर करेगा, कोई उसमें कोई और सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर
डालेगा, कोई पैकेजिंग करेगा, तो ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलती है। तो अगर इंडिया अपना एफटीए साइन कर रहा है, तो वो चाहता है या फिर ऐसा होता है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में भी उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, वो बढ़ जाती है। तो ये सारे जो है बेनिफिट्स देखने को मिले थे। बट ऐसे क्या हुआ है, इस आर्टिकल में लिखा गया है कि एफटीए से जो है सिर्फ एफटीए साइन करना जो है बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे इसके साथ चैलेंजेस भी जो है इंडिया फेस कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल्स है, क्या हमें ये डेटा याद करना है? नहीं, ये डेटा याद नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए जो डेटा है हमें दिया गया है। तो अगर हम देखें, इम्पोर्ट ड्रिवन ट्रेड है इंडिया का। ट्रेड डेफिसिट जो है देखा गया है स्पेसिफिकली आसियान कंट्री के साथ, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर। यहाँ पे क्या देखा गया है कि इंडिया जो है इम्पोर्ट बहुत ज्यादा करता है, उसके कंपैरिजन में जो एक्सपोर्ट है वो उतना ज्यादा नहीं करता है, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर हम आसियान की बात करें, अगर इस हम टेबल में देखें, जैसे आसियान की बात करें, तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंडिया में आसियान की कंडीशन देखिए, हर तरफ हम जो है ज्यादा इंपोर्ट ही कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं। अगर हम रीसेंट डेटा भी देखें, तो आसियान कंट्रीज से हमने काफी कम काफी कम एक्सपोर्ट किया है, पर इससे बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया है। सेम विद जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। पहले सिंगापुर में देखिए ट्रेड बैलेंस क्या था, बट अब धीरे धीरे जो है हम सिंगापुर से भी एक्सपोर्ट जो है कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो जीवीसी है, ग्लोबल वैल्यू चेन, उसमें भी इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इंडोनेशिया के साथ देखिए, जापान के साथ देखिए, मलेशिया एंड सिंगापुर, फिलीपींस के साथ है, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। इससे ज़्यादा जो है वो हम डिक्रीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑथर ये कहना चाहता है कि सिर्फ एफटीए साइन करने से और सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं होती है। हमें और सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हमें ट्रेड डेफिसिट को कम करने की ट्राई करनी चाहिए। हमारा जो एक्सपोर्ट है, हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, बहुत वीक है हमारा। देन जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सप्लाई है, वो भी बहुत कम है। हम इंडिया में उतना ज़्यादा सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया का। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और हमारी कंट्री में हम देखा गया है कि एक्सपोर्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देंगे, तब हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होता हुआ दिखाई देगी। तो आसियान का अगर हम एग्जाम्पल दें, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं साउथ कोरिया की एग्जाम्पल। फिर हम यहाँ देखें, तो इम्पोर्ट बास्केट जो है आसियान की वो भी ड्रॉप हुई है। सिंगापुर का जो शेयर है इम्पोर्ट में वो भी ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया है। साउथ कोरिया का भी इम्पोर्ट बास्केट जो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। पर जापान का जो इम्पोर्ट बास्केट है उसमें मिक्स ट्रेंड्स जो है वो दिखाई दिए हैं। फिर उसी के साथ जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो भी वीक पड़ता हुआ दिखाई दिया है। डिक्लाइन हुआ है इसमें भी, अराउंड 37.13% से 34.38% जो है दिखाई दिया है। जो ग्लोबल वैल्यू चेन शेयर करते हैं एफटीए पार्टनर्स है, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इनके साथ भी जो है डिक्लाइन होता हुआ या वीक होता हुआ दिखाई दिया है। पर कुछ ही कंट्रीज है जैसे मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, यहाँ पे हम इंक्रीज देख सकते हैं। तो सारे कंट्रीज के साथ ऐसे नहीं है कि बहुत ही अच्छे वैल्यू ग्लोबल वैल्यू चेन देखी जा रही है। ओवरऑल देखिए तो इंडिया का ग्लोबल वैल्यू चेन जो है वो डिक्लाइन होता हुआ ही दिखाई दिया है। अब देखिए, हम सबसे पहले हम एफटीएज हम क्यों लेके आए? एफटीएज से हमारा जो टैरिफ है वो कम होता था। गुड्स पे जो टैरिफ लगता है वो कम होता था। बट ऑथर का कहना है कि सिर्फ एफटीएस लेके आने से या फिर टैरिफ हम कम कराने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें टैरिफ कम कराने के साथ साथ हमें जो अपने वीक पॉइंट्स है उस पे भी काम करने की जरूरत है। जैसे
डोमेस्टिक कैपेबिलिटी पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी जो है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट को हमें कम करने पे काम करना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियाँ हैं, उसे सही करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है ऑथर बोलते हैं। ऑथर का कहने का मतलब है कि सिर्फ़ एफटीएस के साथ-साथ अगर हमें एफटीए का बेनिफिट मिला है, तो उस एफटीए के बेनिफिट्स के साथ-साथ हमें और सारे डोमेस्टिकली भी अपने कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग है सपोज़, उसको पे भी काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम अपना एक्सपोर्ट जो है, वो बढ़ा सकें। बिना इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन के ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे हम देख रहे हैं एफटीएस के बाद भी इम्पोर्ट जो है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हमें अपना इम्पोर्ट जो है कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तभी हम ये जो ट्रेड डेफ़िसिट है उसे कम कर पाएँगे। ट्रेड डेफ़िसिट को कम करने से क्या होगा? फिर हम अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे, इम्पोर्ट थोड़ा कम होगा, तो ये हमारे इंडिया के लिए जो है बेनिफिट है और एफटीए का हम तब अच्छी तरीके से जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। ये जो है ऑथर कहना चाह रहा है। और ऑथर का एक और सजेशन ये है कि हमें इंडिया को इंडिया की जो मार्केट है, उसको भी स्टेबल और उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजिकल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एफटीएस का फ़ायदा उठा सकें, एफटीएस से हमें बेनिफिट मिले, तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, अपने इम्पोर्ट को कम करना पड़ेगा, वैल्यू ग्लोबल चेन जो है उसमें अपना बढ़ानी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तभी हमारा ट्रेड डेफ़िसिट कम हो पाएगा और हम एफटीएस का बेनिफिट उठा पाएँगे। तो ये आर्टिकल जो है आर्टिकल में बताया गया था। तो हमें एफटीएस के बेनिफिट्स तो पता है बट आजकल जो है इंडिया एफटीएस के होने के बाद भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उन प्रॉब्लम को कैसे कम कर सकते हैं या प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये सारी चीजें पे भी हम ध्यान देंगे। ओके सो नेक्स्ट आर्टिकल इज एआई एंड साइबर द डबल हेलिक्स ऑफ टुडे सिक्योरिटी थ्रेट। अच्छा इसमें ऑथर क्या कहते हैं मेन इशू क्या है इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि एआई एंड साइबर क्राइम जो है वो बहुत एआई की हेल्प से या फिर एआई जब से आया है तब से जो साइबर क्राइम्स है वो बढ़ते हुए दिखाई गए हैं। एआई प्लस साइबर थ्रेट वो एक बहुत बड़ा डेंजर है। एआई आने के बाद से क्या हुआ है जो साइबर थ्रेट है वो फास्टर हो गए हैं और स्मार्टर भी हो गए हैं। फास्टर एंड स्मार्टर होने से क्या होगा कि जो साइबर थ्रेट है हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे जल्दी और इसे मिटिगेट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा और मिटिगेट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑथर ये कह रहे हैं क्योंकि अब एआई जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सबकी लाइफ में। तो जो शिफ्ट है एआई में जो हम शिफ्ट देख रहे हैं स्पेसिफिकली एजेंटिक एआई में हम इसमें क्या देखते हैं जो एआई है वो सेल्फ एक्ट कर रहा है और सेल्फ डिसीजन ले रहा है। अब सिर्फ एआई में से हम टाइप करके उसे कमांड नहीं दे सकते, वो खुद ही एक्ट करता है, खुद ही डिसीजंस जो है लेता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हम देख पा रहे हैं एआई से रिलेटेड और साइबर क्राइम्स जो है, साइबर जो थ्रेट है, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एआई ड्रिवन प्रॉब्लम्स है, वेयर है, उससे क्या प्रॉब्लम होती है, जो कोड्स है वो बहुत रैपिडली चेंज होते हुए दिखाई दिए है। बहुत रैपिडली हो रही है ये सारी चीज़ें। स्पेसिफिकली जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेथड है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो भी ब्रेक हो रहे हैं क्योंकि कोड्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो सपोज कोई ट्रेडिशनल सिस्टम है उसका कोड कुछ और है बट एआई की हेल्प से ये कोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे थ्रेड्स जो है साइबर क्राइम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, साइबर क्राइम में हम देख पा रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम भी जो है आ रही है।
तो इसके साथ रिस्क भी है। कैसा रिस्क है? ग्लोबल सिक्योरिटी का रिस्क। ग्लोबल सिक्योरिटी का रिस्क भी हम यहाँ देख सकते हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी का रिस्क कैसे देख सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि जो स्मॉलर ग्रुप थे, मान लीजिए स्मॉल हैकर्स थे, क्योंकि उन्हें भी एआई की नॉलेज है, एआई उन्हें प्रोवाइडेड है, तो वो अटैक कर देते हैं, सिस्टम पे अटैक कर देते हैं थ्रू एआई। तो क्योंकि पहले क्या होता था कि जो जिसके पास एक सिस्टम है या फिर जो थोड़ी-सी एडवांस कम्युनिटी है हैकिंग में या फिर एआई में, उन्हें ये सारी चीज़ें मिलती थी। बट एआई इतना ज़्यादा फ्लरिश हो चुका है कुछ टाइम पीरियड में, जिसकी वज़ह से जो स्मॉल हैकर्स हैं, उनके पास भी ये एडवांटेज आ चुकी है और वो हैक करते हैं, अटैक करते हैं एआई के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। वो क्विकली स्कैन कर लेते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को और जो सिक्योरिटी बग्स होते हैं, उसे भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इंडिविजुअल के लिए भी, नेशन के लिए भी और ग्लोबली भी एक थ्रेट के जैसे देखा जा रहा है। अगर हम इसका एग्ज़ाम्पल देखें तो अगर रशिया एंड जब यूक्रेन की वॉर थी चल रही थी, तो हमने सेल्फ टारगेटिंग वेपन्स भी देखे जो एआई के थ्रू यूज़ हो रहे थे या एआई की वज़ह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पे भी ये थ्रेट्स जो है देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है या फिर ट्रस्ट इश्यू हम कह सकते हैं, क्या हम ब्लाइंडली रिलाय कर सकते हैं एआई पे? तो ऑथर कहता है कि ये रिस्की है। हम एआई पे ब्लाइंडली जो है ट्रस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि एआई भी मिस्टेक्स करता है। मान लीजिए कि रॉन्ग डिसीजन या बायस डिसीजन लेते हुए दिखता है एआई, तो हम एआई पे पूरी तरीके से रिलाय नहीं हो सकते। तो ऑथर लास्ट में यही हमें कंक्लूड करते हुए बताते हैं कि ह्यूमंस का कंट्रोल जो है वो ज़रूर रहना चाहिए क्योंकि एआई इतना ज़्यादा सेफ नहीं है और इससे बहुत सारे थ्रेट्स जो है सामने आ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के तरफ से। अगर हम देखें या साइबर थ्रेट्स देखें तो उसमें एआई बहुत ज़्यादा एआई की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी या साइबर फील्ड में। तो इस तरीके से ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि एआई से क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हम एआई पे पूरी तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट जो है नहीं कर सकते। अभी भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ दिस क्रिटिकल मिनरल्स द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक पावर। इसमें क्या कह रहे हैं ऑथर ये जानने की कोशिश करेंगे। तो क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें हम, इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट ये है, कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो स्ट्रैटेजिक पावर की बात की गई है क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स जो है इसकी नीड सभी को है। मान लीजिए क्रिटिकल जो मिनरल्स है, लिथियम हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ग्रेफाइट हो गया एंड रेयर अर्थ एलिमेंट, ये क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पर ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो इन जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है हम देख सकते हैं। एसेंशियल भी है। एसेंशियल क्यों है? सपोज़ आजकल ईवी बहुत चल रहे हैं तो ईवी में बहुत यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर में जो है यूज़ होता हुआ दिखाई देता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसा माना जाता है कि मिनरल सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है और मिनरल सिक्योरिटी को एज़ अ ऑयल सिक्योरिटी जैसे भी देखा जा सकता है।
तो ऑथर का कहने का मतलब है कि क्रिटिकल मिनरल्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन इंडिया को किस तरीके से सारी चीज़ें, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि वो अपने क्रिटिकल मिनरल्स पे काम करे, इम्पोर्ट अपना जो है कम कर सके। ये सारी चीज़ें या फिर हमारे सिस्टम में कौन-कौन से भी प्रॉब्लम्स हैं, वो देखने की ज़रूरत है। ओके, तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें, क्या चैलेंज है इसमें? सबसे पहले चाइना की मोनोपोली। Around China leads refining in 19 out of 20 strategic minerals. तो यहाँ पे तो चाइना की मोनोपोली हमें दिख रही है। अराउंड एवरेज मार्केट का वो 70% रखता है एंड अराउंड 90% ऑफ रेयर अर्थ एंड ग्रेफाइट प्रोसेसिंग, 75% ऑफ कोबाल्ट, 70% ऑफ लिथियम केमिकल प्रोसेसिंग। तो चाइना इस मार्केट में रेयर अर्थ में या फिर क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें तो उसमें चाइना की मोनोपोली है। और इंडिया के लिए कैसे है? क्योंकि हमें पता है चाइना पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बहुत सारे तरीकों से बहुत सारी चीजों में जो है डिपेंडेंट है। और हमें पता है जियो पॉलिटिकली चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और, और हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं करते बट हम इम्पोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो वो सारी चीजें जो है ऑथर बताना चाह रहा है कि चाइना की मोनोपोली की वजह से इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, एक बड़ा इशू जो है बन सकता है। और अगर हम इंडिया की बात करें, रिफाइनिंग बॉटलनेक है। रिफाइन अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि इंडिया में क्रूड ऑयल मिलता है। इंडिया में क्रूड ऑयल मिला बट हम उस क्रूड ऑयल को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर हम पेट्रोलियम का यूज करना है तो उसे रिफाइन करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम पहले उसे किसी और कंट्री में भेजेंगे, वो रिफाइन होके आएगा, वो यूज करने लायक बनेगा, फिर हमें उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर हमारे पास या फिर हमारी कंट्री में कुछ चीजें नेचुरली भी प्रेजेंट है तो हमें क्योंकि उसकी रिफाइनरी करनी नहीं आती, उसकी प्रोसेसिंग करनी नहीं आती, इसलिए हम किसी और कंट्री पे जो है डिपेंडेंट रहेंगे। तो ऑथर यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि हम डिपेंडेंट तो है रेयर चीजों के लिए, रेयर मटेरियल के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, बट हमारे प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, रिफाइनरिंग भी बहुत अच्छी नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं दोनों तरीके से जो है डिपेंडेंट देखे जा सकते हैं। इंडिया के पास डोमेस्टिक रिजर्व पोटेंशियल है बट किस चीज की कमी है? प्रोसेसिंग की कमी है, कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी हाई प्योरिटी प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम ये सारी चीज़ों में लैग कर रहे हैं। इसलिए जो हमारा इम्पोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें क्योंकि हमें पता है हमें ईवी पे काम कर रहे हैं, हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर्स पे काम कर रहे हैं। तो ये आज की नीड है। बट इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम डिपेंड है। हमें इम्पोर्ट जो है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट भी है। अगर डोमेस्टिक चीज़ों को हम फॉलो भी करें तो कहीं बहुत सारी रेगुलेटरी क्लियरेंस चाहिए होती है, प्राइवेटाइजेशन या फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है बहुत कम है इंडिया में। चैलेंजेस है इन सारी चीज़ों की, मान लीजिए कुछ माइनिंग करना है या फिर हमें कोई क्रिटिकल जो मिनरल्स है वो चाहिए, उसके लिए माइनिंग करनी पड़ेगी। तो माइनिंग के साथ भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को भी हमें देखना है, हमें स्ट्रक्चरली क्या-क्या कमियाँ हैं, उस पे भी ध्यान देना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इंडिया फेस करते हुए आ रही है। और इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इंडिया के लिए क्रिटिकल मिनरल्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्लीन एनर्जी एंड नेट ज़ीरो का गोल है इंडिया का। इंडिया चाहती है कि हम क्लीन एनर्जी को यूज़ करें, नेट ज़ीरो गोल्स को जो है अपनाएँ। ये सारी चीज़ें चाहती है तो इसके लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी रिज़र्व्स है। कोबाल्ट का रिज़र्व है, कॉपर का रिज़र्व है, ग्रेफाइट का रिज़र्व है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रोसेसिंग एंड रिफाइनरिंग की। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें रिज़र्व सिर्फ़ रॉ मटेरियल से कुछ नहीं होगा। अगर हमें रॉ मटेरियल को यूज़ करना नहीं आएगा, उसके लिए हमें किसी न किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड होना पड़ेगा। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है, स्टिल हम दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है, तो इससे हमारा कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा तरीकों से बढ़ जाता है। इंडिया चाहती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर डिफेंस में अपना जो है ग्लोबली सप्लाई करे। बट इन सारी चीज़ों के लिए हमें रॉ मटेरियल या फिर हम कह सकते हैं रिफाइनरी प्रोसेसिंग पे काम करने की ज़रूरत है।
इंडिया ने बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया 30 क्रिटिकल मिनरल्स को और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है स्ट्रेंथन करने की बात करी है। वो सपोर्ट कर रहे हैं वैल्यू चेन को भी, जिससे डोमेस्टिकली हम ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर सके, प्रोडक्शन जो है बढ़े। और सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एक कंट्री पे हम डिपेंड नहीं हो सकते। मान लीजिए उस कंट्री के साथ किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट देखा गया या फिर जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन वैसी हुई, तो हम कहीं न कहीं जो हमारा गोल है, चाहे वो नेट ज़ीरो का गोल है, चाहे ईवी में अच्छा करने का गोल है, वो सारी चीज़ें जो है हम नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमें रेयर अर्थ के केस में या क्रिटिकल मिनरल्स के केस में बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी ट्रेड या फिर उनके साथ भी पार्टनरशिप स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जैसे इंडिया ने साइन किया है यूएस के साथ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ फ्रेमवर्क को लेकर। देन प्रोसेसिंग पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल को किस तरीके से प्रोसेस करें, स्मेल्ट करें, रिफाइन करें, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिकली हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ाना है। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उसमें ये इन्वेस्टमेंट लगाना है, ताकि हम इन सारी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर सकें। देन रिसाइक्लिंग पे काम करना है, ई-वेस्ट को कैसे रिसाइकिल करें, बैटरी को कैसे रिसाइकिल करें, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट केस की तरह हम देख सकते हैं। और हमें एक कंट्री पे जो है डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें बहुत सारी कंट्रीज़ से भी अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं या फिर इंडिया में वो रिज़र्व नहीं है, हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट हैं, तो सिर्फ़ एक कंट्री पे डिपेंड नहीं होना, हमें थोड़ा-सा डाइवर्सली सारी कंट्रीज़ पे से रिलेशन जो है बिल्ड करना है, और डोमेस्टिकली भी हमें अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ज्ञान मानसा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।